हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस। और जो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। और इसमें मैं आपको एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन होंगे और इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड समझाऊंगा। ठीक है ना। मेरे जो भी ये क्वेश्चन है पॉलिटी के वर्ल्ड एग्जाम के लिए और मेन फोकस यूपीएसआई के लिए मैंने रखा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि लोकसभा का प्रोटम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मतलब प्रोटम जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का पूरा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा आपको कि प्रोटम स्पीकर होता कौन है और उसे कौन नियुक्त करता है, उसे कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसका काम क्या होता है। समझते हैं प्रोटम स्पीकर के बारे में। अगर मैं आपसे प्रोटम स्पीकर की बात करूं तो जैसे ही मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे समझाया भी इसके बारे में, जो प्रोटम स्पीकर होता है वो आपका उसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। तो यहाँ लिखा भी है मैंने, कुछ समय के लिए इसको नियुक्त किया जाता है, वो होता है प्रोटम स्पीकर। ठीक है ना, कुछ समय के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। अब इसे क्यों नियुक्त किया जाता है तो समझाता हूँ। जब भी नई लोकसभा बनती है, 5 साल बाद नई लोकसभा बनती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम है कि जो नए मेंबर आए हैं लोकसभा के अंदर, न्यू मेंबर जो आए हैं उनको ये दिलवाता है शपथ। क्या दिलवाता है उनको? ओथ। और क्या करता है, पहला काम तो उसको शपथ दिलवाना है। और ये करता है लोकसभा स्पीकर और लोकसभा डिप्टी स्पीकर का क्या करवाता है, ये इलेक्शन करवाता है। ठीक है ना, उनका इलेक्शन करवाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या करता है ये, नई लोकसभा का गठन होता है तो एक प्रोटम स्पीकर को हम चुनते हैं। इसका काम होता है न्यू मेंबर जो होते हैं उनको शपथ दिलवाना, ओथ दिलवाना, लोकसभा और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाना, ये इसका मुख्य काम होता है। ठीक है ना। अब मुद्दा ये है कि प्रोटम स्पीकर हुआ कौन, नई लोकसभा में हम किसको प्रोटम स्पीकर बनाएंगे। तो नई लोकसभा के अंदर हम उसको प्रोटम स्पीकर बनाते हैं जो सबसे सीनियर होता है, सीनियर मोस्ट जो एमपी होता है उसे हम बनाते हैं। सीनियर का हम मतलब क्या है, सीनियर का अर्थ यहाँ पे है कि जिसको अपने काम का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो ज़्यादा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, तो उसको हम बनाते हैं क्या, प्रोटम स्पीकर। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे, यहाँ से कोई पूछे आपसे कि प्रोटम स्पीकर को ओथ माने क्या होता है, शपथ, कौन दिलवाता है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है ना। प्रोटम स्पीकर नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मतलब जो इसकी नियुक्ति करी जाती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपसे पूछेगा कि 2014 में प्रोटम स्पीकर कौन रहे थे, तो 2014 में प्रोटम स्पीकर रहे थे हमारे कमलनाथ ये कांग्रेस पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि 17वीं लोकसभा जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, 17वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं ये कौन सी लोकसभा थी, तो 17वीं लोकसभा थी ये। ठीक है ना। तो प्रोटम स्पीकर 2019 कौन रहे, वीरेंद्र कुमार रहे। ये वीरेंद्र कुमार जो है 7 बार तो रहे हैं क्या, एमपी रहे हैं। कहाँ से? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये रहे हैं। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वीरेंद्र कुमार जो इस बार प्रोटम स्पीकर थे वो कहाँ से एमपी रहे हैं, तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वो एमपी रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें बनाया गया इस बार प्रोटम स्पीकर को। तो आपने जान लिया कि प्रोटम स्पीकर का बैकग्राउंड क्या होता है। अब क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो आप कर लेंगे। इसके मेन काम आपको इसके मुख्य जो कार्य हैं वो याद रखने हैं। ये ओथ दिलवाता है किसको, न्यू मेंबर जो होते हैं लोकसभा के, ये लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाता है। ठीक है ना। जैसे इसका ये काम पूरा हो जाता है तो ये बस अपने पद से हट जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटम स्पीकर कौन होगा, सबसे सीनियर जो मेंबर होगा लोकसभा के अंदर। ठीक है ना, जिससे अपने कार्य का बहुत अनुभव होगा उसको प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है ना, इसकी और शपथ भी इसे राष्ट्रपति दिलवाता है। और जब इसे सिलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए कमेटी बनती है पूरी, वो सिलेक्ट करती है। ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे ये आ जाए कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो अब इस क्वेश्चन का हम जानते हैं बैकग्राउंड क्या है। डी इसका राइट आंसर क्या है, 2। तो मैं आपको बताऊं कौन होता है एंग्लो इंडियन।
इसके बारे में आज हम जानेंगे। किसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। देखिए, एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर तो होते हैं 2 मेंबर, 2 मेंबर चुने जाते थे, और जबकि विधानसभा के अंदर 1 मेंबर। हर विधानसभा में एक क्या होगा, एंग्लो इंडियन होगा। मगर 2020 में ये एंग्लो इंडियन का जो ये 2 मेंबर होते हैं और एक विधानसभा के अंदर, ये पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। 2 मेंबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, अब एंग्लो इंडियन होते कौन है पहले ये जानेंगे, तब मैं पता समझ में आएगा कि एंग्लो इंडियन के बारे में क्या बात है। तो समझते हैं एंग्लो इंडियन के बारे में। देखिए, इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एंग्लो इंडियन होते कौन है। अगर मैं एंग्लो इंडियन की बात कर रहा हूँ आपसे, तो हमारे देशों में, हमारे जो देश था इंडिया, वहाँ पे ब्रिटेन का शासन रहा, ठीक है ना। तो ब्रिटेन की आर्मी भी यहाँ पे थी, ठीक है ना। उनकी सेना ने उनकी पूरी पूरी उनका ही पूरा यहाँ पे कार्य करते थी सेना उनकी, ठीक है। तो होता क्या था, जो ब्रिटेन के जो सिपाही होते थे वो लोग भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते थे, और जब वो भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते थे तो उनसे जो नई जनरेशन आती थी उन्हीं को बोला गया एंग्लो इंडियन। मदर इंडियन और फादर ब्रिटेन के, ठीक है ना, अंग्रेज, तो उन्हें बोला गया एंग्लो इंडियन। और कुछ 1857 से पहले तो ये भी था कि जो छोटे कर्मचारी होते थे, सिपाही या कांस्टेबल होते थे, उनको अपनी वाइफ को इंडिया लेके आना अलाउ नहीं था। तो वो क्या करते थे, यहाँ पे अंग्रेज शादी कर लेते थे इंडियन से। तो उनसे जनरेशन जो बनी उसे हमने बोला एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। उनको हमने एंग्लो इंडियन बोला। एक देसी परिभाषा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि जिसके फादर यूरोपियन है, ठीक है ना, जो यूरोपियन, जिनके फादर यूरोपियन है उनको एंग्लो इंडियन बोला गया है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं चीजों के बारे में सारा। तो एंग्लो इंडियन किसे बोला गया है, मैं आपको ध्यान लिखवा देता हूं। एंग्लो इंडियन वो होगा ब्रिटिश प्लस इंडियन, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है ना। इनसे जो कम्युनिटी पैदा होगी, जो कम्युनिटी होगी, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये है एंग्लो इंडियन की परिभाषा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 331 क्या कहता है और आर्टिकल 333 क्या कहता है। देखो, आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा के अंदर क्या होगा, एंग्लो इंडियन जो होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना, मतलब उनका प्रतिनिधित्व होगा। मतलब लोकसभा के अंदर कौन होंगे, 2 एंग्लो इंडियन होंगे। तो जो संख्या ये नहीं बोली गई है, बस ये बोला गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व होगा। ये आर्टिकल 331 कहता है। आर्टिकल 333 क्या कहता है, आर्टिकल 333 कहता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आर्टिकल 331 कहता है लोकसभा के अंदर, और आर्टिकल 333 कहता है विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन का क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है ना, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब जितनी विधानसभा है वहां पे एंग्लो इंडियन जरूर होंगे, ठीक है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। फिर अब मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 क्या कहता है, मैं आपको यहां समझाता हूं। आर्टिकल 334 कहता है कि SC, ST और एंग्लो इंडियन, इन तीनों के लिए लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, कहां, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर सीटों का रिजर्वेशन होगा। क्या होगा, सीटों का आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा, सीटों का क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। ये कहता है आर्टिकल 334 कहता है, ठीक है, सीटों का आरक्षण होगा इनका लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, ठीक है। मगर मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। तो समय समय पे हर 10 साल के लिए से बढ़ाया जाता है। तो इस बार भी ये क्या हो रहा था, दिसंबर 2019 में खत्म हो रहा था, या समथिंग उसके आसपास की डेट है, खत्म हो रहा था। सरकार ने इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया रिजर्वेशन को। किसको, 334 में इनके बारे में बोला गया है, SC और ST। मगर सरकार ने इस बार क्या किया, एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया, ठीक है, SC ST का तो बढ़ा दिया मगर एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया। जिससे क्या हुआ, एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है अब लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, वो खत्म हो गया। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अब एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है ही नहीं लोकसभा विधानसभा के अंदर। तो जो हम पढ़ते थे कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन होंगे और विधानसभा के अंदर 1, वो अब हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सरकार ने खत्म कर दिया, ठीक है ना, कुछ बोला ही नहीं सरकार ने, इसमें जिक्र ही नहीं किया इनका। तो उसका मतलब क्या हुआ, रिजर्वेशन का ऑटोमेटिकली खत्म हो गया अपने आप ही, ठीक है। अगर ये, तो अब जो ये SC ST का सीटों का रिजर्वेशन बढ़ाया गया है लोकसभा विधानसभा के अंदर, तो इसमें कोई ना कोई संविधान संशोधन विधेयक भी लाया होगा, फिर उससे कानून बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताऊंगा अभी कौन सा है। जस्ट पहले ये पढ़ लेते हैं आर्टिकल 366 में क्या लिखा हुआ है।
आर्टिकल 366 क्या कहता है, खंड 2 एंग्लो इंडियन की परिभाषा की कौन होंगे एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में कहता है आर्टिकल 366। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा संविधान संशोधन किया गया। देखिए, अगर आपसे पूछें कि 126वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का संबंध किससे है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो ये जो है इसका संबंध है एससी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने से 10 साल के लिए। 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, सीटों का रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, वो एससी एसटी का लोकसभा विधानसभा के अंदर, वो संबंध इससे ही है, ठीक है ना। इसमें बस एससी एसटी का बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया। अगर एंग्लो इंडियन यहाँ लिख देते तो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन बढ़ जाता 10 साल के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, ये बिल था, हम सब जानते हैं कि बिल पास होने के बाद लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा तो ये कानून बन जाएगा, ठीक है। तो ये कानून बना तो इसको ही बोला गया 104 संविधान संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA लिख बोल सकता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। कौन सा हो गया, 104, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए 104 संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो एससी एसटी का जो लोकसभा विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन बढ़ा गया उससे संबंधित है, ठीक है ना। और 126 का संबंध किससे, वो बिल है, ठीक है। बिल अलग होता है और एक्ट अलग होता है। वैसे चीज आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो आगे चीजें क्लियर करूंगा, अभी थोड़ा मुश्किल है इन चीजों को क्लियर करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाँ, एक चीज थोड़ी बेसिक बात है मैं आपको यहाँ से बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, तो हमारे भारतीय सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी सबसे पहले हमारे एंग्लो इंडियन थे, ठीक है ना। नेहरू जी के टाइम पे रहे थे ये, ठीक है। और उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। और आपसे पूछ ले कोई रेलवे चिल्ड्रन किन्हें बोलते हैं, कोई आपसे पूछे कि रेलवे चिल्ड्रन किसे बोलते हैं, तो रेलवे चिल्ड्रन भी बोलते हैं किनको, एंग्लो इंडियन को, क्योंकि इनका रेलवे में बहुत बड़ा योगदान है एंग्लो इंडियन का, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक बात इतनी। और फ्रैंक एंथोनी थे जिन्होंने हमारे CBSE बोर्ड है, तो एक बोर्ड हमारा ICSE बोर्ड भी है, तो फ्रैंक एंथोनी ने ICSE बोर्ड की स्थापना भी करी थी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं किससे, एंग्लो इंडियन से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन बेसिक है, मगर इससे जो मैं आपको बैकग्राउंड बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, शायद आपको ना पता हो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इजी होगा। तो आपको यहाँ से आर्टिकल मिल गया कि आर्टिकल 70 क्या कहता है, आपको यहाँ से पता चल गया। आर्टिकल 70 कहता है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 70 कहता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सब पूरी स्टोरी क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है इसका। तो ये एक आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए, ऐसे यहाँ से गायब है, थोड़ी गलती हुई लिखने में। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 है क्या, इसको जानते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा बेसिक संविधान था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, वहां पे ये जिक्र था कि राष्ट्रपति अगर अपना पद खाली करता है, राष्ट्रपति की सीट खाली होती है, तो उपराष्ट्रपति वो पद संभाल लेगा, इतना जिक्र था बस। मगर ये जिक्र नहीं था कि कभी ऐसी कंडीशन भी बन गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो कौन पद संभालेगा। तो इसका हमारा मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं था। और एक बार ऐसी स्थिति बन गई, तब हमने एक अधिनियम पास किया, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, इसको हम लेके आए। तो समझते हैं इसमें क्या है। देखिए हुआ क्या, 1939 की बात है, ठीक है ना। तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। और जो हमारे उस टाइम के वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना, वो क्या बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। हम सब जानते हैं जब राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तो उपराष्ट्रपति ही क्या बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, जो कार्य उसका संभालता है कुछ टाइम के लिए। अब हुआ क्या, उपराष्ट्रपति के पास दो पोस्ट हो गई, एक तो उपराष्ट्रपति की और एक राष्ट्रपति की। कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए वो वीवी, ठीक है ना, वीवी गिरी बन गए। तब हुआ क्या, वीवी गिरी कुछ टाइम बाद वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही उन्हें राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया, उपराष्ट्रपति के पद से दिया होगा त्यागपत्र वैसे तो दिया, तो अब क्या हुआ, ये दोनों ही सीटें खाली हो गई, किसकी, राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी। ऐसा ने क्यों किया, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव थे, इसलिए ने
दे दिया। अब मेन समस्या ये सामने खड़ी हो गई कि अब राष्ट्रपति कौन बनेगा, ठीक है ना, और संविधान में कोई जिक्र नहीं था इसका, तो इसके लिए हम लेके आए राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 को लेके आए, जिसमें ये बोला गया कि राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति दोनों की सीट खाली है तो लोकसभा का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो सबसे सीनियर जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो संभालेगा, ठीक है। तो पूरा जो ये सारांश जो मैंने लिखा है ये पूरी बातें यहाँ पे यही लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है द्विसदनीय, तो इसके बारे में आपको बता दूं, मतलब देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है वो कैसी है, द्विसदनीय है, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर हमारी लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, मतलब उसके दो सदन है। तो ऐसी हमारी जो विधानमंडल है, ऐसी कौन सी विधानमंडल है, कौन कौन सी विधानमंडल है जो दो सदनीय है, जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है? तो तमिलनाडु इसका आंसर है, नहीं है। त्रिपुरा इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर नहीं है। पश्चिम बंगाल भी इसका आंसर नहीं है, और बिहार इसका एक आंसर है। मतलब बिहार में विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। समझते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए हमारे देश में 28 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 28 हमारे राज्य हैं। ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज है लोगों का, 29 भी लोग बोल देते हैं जल्दी जल्दी में। 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये ऐसे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 माध्यम से जम्मू कश्मीर विधान परिषद का समाप्त कर दिया गया है, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को बदल दिया गया है। तो प्रेजेंट में ये 28 में से 6 हैं, ठीक है ना, और बाकी अभी इसके बारे में और डिस्कस करूंगा मैं आगे जाके आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है? क्या है उसकी आधिकारिक भाषा? तो उसकी आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है, फारसी भी नहीं है, अंग्रेजी है, ठीक है। तो अंग्रेजी हमारी संविधान की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो मेन हेडलाइन है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा। मैं आपको बता दूं, एक आर्टिकल 348 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्य होंगे वो किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे, ये कहता है। तो देखिए हल, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में करना है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी में करनी है, तो आपको इस 348 को बदलना पड़ेगा, संसद के द्वारा एक संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके आप हिंदी कर पाएंगे। और दुर्भाग्य है वैसे, मगर फिर भी जो है वो देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 348 जो हमारा आर्टिकल है, इसको हमें बदलना पड़ेगा, तब जाके हिंदी हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये इस लाइन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड लाइन जो ये कहती है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका समझते हैं क्या कहता है। ये फर्स्ट पॉइंट कहता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। राजभाषा अधिनियम, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 1963 अधिनियम। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया कि उच्चतम न्यायालय में हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 348 आर्टिकल भी कहता है। दूसरा पॉइंट, इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में है। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका डालेंगे तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में होंगे तो आपको पूछेगा भी नहीं। ऑप्शन फिर पढ़ते, फिर तीसरा पॉइंट क्या है? उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई हिंदी भाषा में संचालित हो सकती है। उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई हिंदी भाषा में संचालित हो सकती है यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। मतलब राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाए तो उच्चतम न्यायालय कि हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर उच्चतम न्यायालय जो होगा वो अपने आदेश, दंड और जो डिग्री देगा वो सब इंग्लिश में होगी, ठीक है ना। ये है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है तो कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे भारत में राजनीतिक दल है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो इनको कौन मान्यता देता है कि राजनीतिक पार्टी बन सकती हैं? तो इसका आंसर है ए,
है, ए तो इसका आंसर नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं, बी नहीं है, सी नहीं, डी इसका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा ये दिया जाता है। तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। हमारा जो जो चुनाव इलेक्शन के बारे में बोला गया, चुनाव के बारे में बोला गया है, वो 324 से लेके अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए तक, ठीक है। और भाग 15 में ये बोला गया है पूरा, भाग 15 में मतलब 324 से लेके 339 तक संविधान में बोला गया है किसके बारे में, चुनाव के बारे में बोला गया है। थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक है, तो कवर कर लीजिए प्लीज, ठीक है। नंबर में गलती नहीं, थोड़ी हिंदी में गलती हो गई है। तो वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया, मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त से मतलब यहाँ पे क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन जो हमारे चेयरमैन थे सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ठीक है। ये चुनाव करवाता है, इलेक्शन करवाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि चुनाव आयोग किस किस के इलेक्शन करवाता है, तो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन करवाता है। स्टेट लेजिस्लेचर के मतलब यहाँ पे क्या है, विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों विधान परिषद वहां भी चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो इसका मतलब ये ही इतने ही चुनाव करवाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसके चुनाव ये नहीं करवाता, तो पंचायत के चुनाव ये नहीं करवाता। कौन नहीं करवाता, नगर निगम नगर पालिका जो होती है आपकी, इसका ये चुनाव नहीं करवाता कौन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया, तो भारत का सूचना का अधिकार पारित किया गया 2005 में, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें जानने का अधिकार है सरकार से कि सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं वो कितने कार्य किए गए हैं, सरकार ने कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, मगर हर चीज में नहीं, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा जब ये इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा, सॉरी जब आपको आरटीआई पढ़ाऊंगा, ठीक है। जानते हैं आरटीआई के फैक्ट। सीआईसी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो सीआईसी का मतलब केंद्र सूचना आयोग, हमारा पूरा कमीशन है केंद्र सूचना आयोग। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए कमीशन बनाया गया है, ठीक है ना। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये सीआईसी के बारे में हम जानते हैं। सीआईसी का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है, मतलब जो इसमें मेन हेड जो होता है वो कौन होता है, सूचना आयुक्त, ठीक है। सबसे हेड होता है, चेयरमैन होता है इसका, और उसे 10 सूचना आयुक्तों को द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मतलब एक तो हो गया चेयरमैन और 10 और हो गए, मतलब टोटल 11 मेंबर हो गए। टोटल 11 मेंबर होते हैं किसके अंदर, सीआईसी के अंदर, सीआईसी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, ठीक है। एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर होते हैं, टोटल 11 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र सूचना आयोग संरचना में केंद्र सूचना आयोग में कितने मेंबर होते हैं, तो 11 मेंबर होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बिमल जुल्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। बिमल जुल्का इस समय है हमारे प्रेजेंट में राइट टू चीफ इलेक्शन, जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसके हेड है, ठीक है ना। फिर आगे हम पढ़ते हैं, आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब जितने भी मेंबर होते हैं कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, मगर जो इनको चुनता है, ठीक है ना, वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। जो कमेटी ने चुनती है उसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। लोकसभा का विपक्ष नेता और पीएम द्वारा नामित केंद्र कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मतलब जब हम इन आयुक्तों को चुनते हैं तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, उसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा का विपक्ष का नेता और कुछ केंद्र मंत्री इसके क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये है पूरा हमारा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 93वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका ओबीसी के आरक्षण से, ठीक है ना। 93 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किससे, ओबीसी के रिजर्वेशन से। 10वां, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो 1854, ये इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बी 1813 में। मैं आपको बता दूं 1813 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे। क्यों किए थे, इनके पीछे इनका स्वार्थ था, ये क्योंकि ये चाहते थे, इंडिया में जो लोग थे वो क्या थे, एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी,
और ये लोग क्या करते थे, बाहर से इन्हें जरूरत थी क्लर्क की, ठीक है, अकाउंटेंट्स की जरूरत थी, ठीक है ना, इन्हें पढ़े लिखे लोग चाहिए तो ब्रिटेन से लेके आते थे। जब कोई ब्रिटेन से भारत में काम करने आएगा तो उसे वो महंगा पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे इनसे हम काम करवाया आगे जाके। मगर इनकी ये बहुत बड़ी गलती थी। जैसे जैसे भारतीय शिक्षित हुए तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये लेसन यही खत्म, यही एंड होता है। थैंक यू।